Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your budget line, and this is going to be the last part of your theory of consumer behavior series, जहाँ पे अब budget line को समझ के we are going to derive the consumer's equilibrium in case of ordinal utility approach through indifference curve and budget line. So चलो let's get started. आई होप आपने मेरा पिछला थर्ड पार्ट जो है कंज्यूमर बिहेवियर सीरीज का उसको देख लिया है. अगर उसको नहीं देखा है देन आई वुड एडवाइस यू कि आप जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा. आप प्लीज उसको पहले देख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसको समझ लीजिए, एंड देन यू कम बैक टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर we'll be covering up your budget line, and then finally we'll conclude by making the consumer's equilibrium. चलिए now अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था when we were discussing about the properties of indifference curve, there I had told you that a rational consumer will always try to attain the higher indifference curve possible, right? एक rational consumer हमेशा higher indifference curve को choose करेगा. Why? Because any combination on the higher indifference curve will provide the consumer with either more of one good or more of both the goods. So higher indifference curve is preferred to the lower one. So if I give you an option between indifference curve 1, 2 and 3, and if I ask you कि आप कौन सा indifference curve choose करोगे, तो आप बोलोगे कि by default मैं indifference curve 3 को choose करूंगा because it is on the highest indifference curve. ठीक है. But if I tell you, so it is like मान लीजिए कि I'm offering you between mobile phones of Xiaomi, Samsung and Apple, तो आप कौन सा चूज करोगे? आप बोलोगे कि मैं एप्पल का मोबाइल फोन्स चूज करूंगा. बट अगर आपका बजट नोकिया 3310 का हो, ठीक है, इवन तो आपको एप्पल चाहिए, यू आर एस्पायरिंग टू बाय एन एप्पल मोबाइल फोन, बट यू कैन ओनली अफोर्ड नोकिया नोकिया का कोई लोअर मॉडल का हैंडसेट, देन व्हाट अबाउट दैट? सो इसीलिए खाली इनडिफरेंस कर्व जो हाईएस्ट है उसको चूज किया जाएगा. ये सबसे पहले तो डिपेंड करेगा कि आपके पास मनी इनकम कितना है, कि मेरे को चाहिए तो इनडिफरेंस कर्व 3, लेकिन क्या मैं उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग अफोर्ड भी कर पा रहा हूं कि नहीं, वो देखना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई आज का टॉपिक है, आज का कॉन्सेप्ट है अबाउट बजट लाइन. नाउ आई हैव मेड द डायग्राम. आप देखिए कि कैसा दिख रहा है. बजट लाइन इज अ, as you can see, it is a downward sloping. It is a downward sloping, या आप इसको negatively sloping भी बोल सकते हो. ठीक है, it is a downward और a negatively sloping line, जो कि क्या इंप्लाई करेगा? वो ये इंप्लाई करेगा कि कंज्यूमर को अगर प्राइसेस दे दिया गया हो इन द मार्केट एंड वो एक फिक्स्ड मनी इनकम लेके जा रहा हो अपने हाथ में, तो वो उससे कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को बना सकता है. सो बजट लाइन इज सपोज टू एक्सप्रेस, budget line is supposed to express combination of two goods that can be purchased, जो कंज्यूमर खरीद सकता है within given money income, कि वो जितना पैसा लेके जा रहा है उसके अंदर में, एंड विद इन गिवन प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटी. सो अगर प्राइसेस हमें दे दिया गया हो एंड मनी इनकम भी हमें दे दिया गया हो, तो उसमें से कंज्यूमर कितना कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद सकता है, दैट इज व्हाट बजट लाइन इज सपोज टू एक्सप्रेस. ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं और डिटेल में. मान लीजिए आप इनकम लेके जा रहे हो ₹50, ठीक है, 50 रुपए लेके जा रहे हो खर्चा करने के लिए, एंड यू वांट टू स्पेंड इट इन परचेजिंग टू कमोडिटी जिसका रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर ₹10 फॉर द एक्स कमोडिटी एंड ₹5 फॉर द वाई कमोडिटी. तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक्स और वाई का कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आपका एंटायर मनी इनकम दैट इज ₹50 पूरा स्पेंड हो जाए. तो अगर एक्स एंड वाई के टर्म्स में बात किया जाए तो मैं बोल सकता हूं कि या तो मैं
0 यूनिट ले लू एक्स का कुछ नहीं लू, एंड वाई का 10 यूनिट ले लू, तो मेरा जो एंटायर मनी इनकम है, एम स्टैंड्स फॉर मनी इनकम, जो मेरा एंटायर मनी इनकम है वो पूरा 50 रुपीज स्पेंड हो जाएगा, राइट? दिस कुड बी वन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ए। या फिर मैं बोलूं कि अगर आपको एक एक्स लेना है, इफ यू वांट टू बाय 1x जिसपे आपको 10 रुपए खर्चा करना होगा, सो 1 into 10 is 10, तो आप कितना वाई खरीद पाओगे? आप बोलोगे कि मैं 8y खरीद सकता हूं, तो भी आपका 50 रुपीज स्पेंड हो जाएगा। या फिर कॉम्बिनेशन सी, मैं आपको बोलूं कि अगर आपको 2x खरीदना है तो फिर आप कितना वाई बना पाओगे? तो आप बोलोगे मैं 6y ले सकता हूं, तो भी 50 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा। या कॉम्बिनेशन डी, मैं बोलता हूं कि 3 यूनिट ऑफ एक्स लेना है, तो आप कितना वाई ले सकते हो? तो आप बोलोगे कि मैं 4y ले सकता हूं, तो भी 50 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन डी, या तो मैं बोलूं कि अगर आप 4x खरीदोगे तो आप कितना वाई ले सकते हो? तो आप बोलोगे मैं सिर्फ 2 ही वाई ले पाऊंगा, तो भी 50 रुपीज स्पेंड हो जाएगा। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन एफ, या तो मैं बोलता हूं कि अगर आप 5y लेते हो तो आप 0 यूनिट एक्स का खरीद पाओगे, क्योंकि आपका 50 रुपए पूरा एक्स में ही खर्चा हो जाएगा, तो भी आपका 50 रुपीज स्पेंड हो जाएगा, ठीक है? नाउ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस शेड्यूल को, तो यू विल सी दैट व्हेन द कंज्यूमर is deciding to increase the quantity of one good, the quantity consumed of one good, it is letting go of the other good, ठीक है? उसको दूसरा कमोडिटी का क्वांटिटी को कम करना पड़ रहा है, y को रिड्यूस करना पड़ रहा है x को बढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द गिवन मनी इनकम, क्योंकि वो जितना बजट लेके जा रहा है वो तो उसको ऑलरेडी दे दिया गया है, दैट इज फिक्स्ड, हिज मनी इनकम इज फिक्स्ड, दैट मींस द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड 50 रुपीज इन एनी कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए इफ कंज्यूमर डिसाइड्स कि उसको एक गुड ज्यादा कंज्यूम करना है, इफ इट वांट्स टू परचेज मोर ऑफ वन गुड, द अदर हैज टू बी लेट गॉन, एंड वाइस वर्सा। एंड दैट इज व्हाई हमारा बजट लाइन नेगेटिवली स्लोपिंग बनेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन, ठीक है? It is because of the inverse relation between x and y, or a negative correlationship. Now, आपसे अगर पूछा जाए कि आखिरकार बजट लाइन, अगर आप डायग्राम को देखे होंगे जो मैंने बनाया है ऊपर, अगर आप इसको देखो बजट लाइन को जैसा मैंने बनाया है, आई हैव मेड इट एज अ लीनियर कर्व, ठीक है? एज अ लीनियर कर्व यानी स्ट्रेट लाइन। आखिरकार बजट लाइन स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों बनेगा? इट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्लोप। नाउ कोई भी चीज का अगर हमें स्लोप निकालना हो, स्लोप यानी कि रेट ऑफ चेंज, राइट? स्लोप रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज। तो कोई भी चीज का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे y कितना से चेंज हो रहा है, जो हर बार चेंज इन y है वो कितना है? तो आप बोलोगे कि y 2 यूनिट से चेंज हो रहा है, राइट? रादर आई शुड से नॉट इवन 2 बट -2 से चेंज हो रहा है, -2 से, क्योंकि 8 - 10 इज -2, 6 - 8 इज -2, 4 - 6 इज -2, -2, -2। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि x कितना से चेंज हो रहा है, व्हाट इज द चेंज इन x, तो आप बोलोगे कि चेंज इन x जो है वो हमारा 1 से हो रहा है, x इज चेंजिंग बाय 1, 1 - 0 is 1, 2 - 1 is 0, 1, 3 - 2 is 1, 4 - 3 is 1, 5 - 4 is 1। तो हर बार अगर आप जो स्लोप निकालोगे, स्लोप कैन ऑल्सो बी रिटन एज m, ठीक है? अगर स्लोप निकाला जाए तो हर पॉइंट पे जो चेंज इन y इज टू चेंज इन x आ रहा है वो -2:1, -2:1, -2:1, -2:1 एंड -2:1 ही आ रहा है, ठीक है? सो यहां पे जो अपना स्लोप है वो -2 है, हर बार कांस्टेंट रह रहा है, इट्स नॉट चेंजिंग। एंड मैथ्स में जब भी स्लोप का वैल्यू अगर कांस्टेंट रहे एंड चेंज ना करे, उसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो वी गेट अ लीनियर कर्व, ठीक है? वी गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व। सो आइए इसको भी बना के देखते हैं। लेट्स प्लॉट इट ऑन अ डायग्राम टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि बजट लाइन लीनियर क्यों है। x एक्सिस
I will write good X origin and I will write Y axis and good Y. ठीक है, चलिए x का कितना क्वांटिटी हो रहा है? इट इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट and 5 unit, right? And y is going by 2 to each, so I'll take 2 unit, 4 unit, 6 unit, 8 unit and 10 unit. आइए साथ साथ में इसको प्लॉट करते हैं. When consumer is buying 0 unit of x, he is able to purchase 10 unit of y, right? यही किया हमने schedule में पहला combination. When the consumer is purchasing 1 unit of x, then consumer is able to purchase 8 unit of y. When the consumer is buying 2 unit of x, then he or she is able to purchase 6 unit of y, right? Third unit पे consumer is able to purchase 4th unit of y. 4 unit of x पे consumer is able to purchase 2 unit of y. And 5th unit पे consumer is getting 0 units of y. So now if you see the locus का positioning, अगर आप locus को देखो and इसको join करो तो आपको दिखेगा कि ये जो है एकदम लीनियर स्ट्रेट लाइन कर्व पे आ रहा है, ठीक है. एंड इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कांस्टेंट, ठीक है. द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कांस्टेंट, द स्लोप इज नॉट चेंजिंग, एंड विच इज द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग अ लीनियर बजट लाइन, ठीक है. अ लीनियर बजट लाइन, एक लीनियर कर्व के फॉर्म में बजट लाइन मिल रहा है, नॉन लीनियर नहीं मिल रहा है, ठीक है. सो दो प्रॉपर्टीज, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बजट लाइन के बारे में समझ में आया. पहला, दैट बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोपिंग. एंड व्हाई इज बजट लाइन नेगेटिवली स्लोपिंग? बिकॉज ऑफ द गिवन मनी इनकम. बिकॉज द मनी इनकम इज फिक्स्ड. कंज्यूमर जितना स्पेंड करना चाहता है दोनों गुड में वो गिवन है, वो फिक्स्ड है. इसीलिए इफ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू परचेज मोर ऑफ वन गुड, द कंज्यूमर विल हैव टू लेट गो ऑफ द अदर कमोडिटी and vice versa. So that is why it is negatively sloping. And दूसरा चीज आपको समझ में आया that budget line is linear. It is a straight line. Why? Because of the slope जो आ रहा है budget line का, that is constant. That is बार 2:1. So when we plot it on the diagram, we get a linear curve. ठीक है? I hope that is clear. चलिए moving ahead. Derivation of slope of budget line, ठीक है, कि बजट लाइन का स्लोप डिराइव कैसे होता है. बजट लाइन का स्लोप डिराइव कैसे होता है? नाउ बजट लाइन के जो स्लोप है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. स्लोप ऑफ बजट लाइन कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, px by py, एंड दैट टू नेगेटिव प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स. नेगेटिव क्यों? क्योंकि x और y के बीच में इन टर्म्स ऑफ बजट इनवर्स रिलेशन है. इफ वी वांट टू हैव मोर ऑफ x, द y हैज टू बी लेट गॉन. सो इसीलिए नेगेटिव लगेगा. नेगेटिव प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स. आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए ना, प्राइस ऑफ x कितना था 10 एंड प्राइस ऑफ y कितना था 5. तो अगर मैं यहाँ पे 10 by 5 करूं px by py, तो मुझे कितना आ जा रहा है? इट्स कमिंग टू 2:1 एंड दैट टू नेगेटिव 2:1 विच इज -2, जो हर बार हमारा स्लोप भी आ रहा है. सो बजट लाइन का जो स्लोप है वो प्राइस रेशियो है दोनों गुड का. अब ये प्राइस रेशियो निकला कैसे? हाउ डू वी कंक्लूड दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज द नेगेटिव प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटी? इसके लिए हमें बनाना होगा बजट इक्वेशन, ठीक है. आई एम गोइंग टू मेक अ बजट इक्वेशन एंड मेरा बजट इक्वेशन क्या होगा? इट वुड बी m, दैट इज मनी इनकम, ठीक है. m यानी मनी इनकम इज इक्वल टू वॉट एवर इज द प्राइस ऑफ x इंटू इट्स क्वांटिटी ऑफ x प्लस वॉट एवर इज द प्राइस ऑफ y, इट इज इंटू द क्वांटिटी ऑफ y. इस वे में इक्वेशन लिख सकते हैं. आइए देखिए, समझते हैं कि कैसे मैंने ये निकाला. मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन ई पे हो, ठीक है. आप कॉम्बिनेशन ई ले रहे हो जहां पे आपका 50 रुपीज पूरा स्पेंड होना है. तो कंज्यूमर का क्या मैं बोलूं कि 4 यूनिट्स ऑफ जो एक्स ले रहा है,
4x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 रुपीज। इसको ऐसे लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 50 रुपीज, जो उसका मनी इनकम है, जहां पे x का प्राइस यानी x का प्राइस इज 10, 4 इंटू 10 प्लस y का प्राइस इज 5, 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50। कैन इट बी रिटन लाइक दिस? सो 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। तो ये 50 यहां पे क्या हो गया? व्हाट इज द 50? 50 इज योर मनी इनकम दैट द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग। व्हाट इज द 4? 4 इज द यूनिट ऑफ x and what is 10? 10 is the price of x. And what is 2? 2 is your quantity of y and what is 5? 5 is your price of y. तो हम लोग बजट इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि कंज्यूमर जितना भी मनी इनकम स्पेंड कर रहा है दैट इज इक्वल टू इट्स प्राइस ऑफ एक्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इनटू क्वांटिटी ऑफ वाई। ठीक है। नाउ अगर हम लोगों को बजट लाइन का स्लोप निकालना है तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके बजट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। सो क्या मैं बोलूं कि इक्वेशन के हिसाब से यहां पे जो भी कॉम्बिनेशन है उस पे द इक्वेशन इज m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन के फॉर्म में है। अब मैथ्स में जब भी हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हमें चाहिए होता है चेंज इन y अपॉन द चेंज इन x। ठीक है, so let me write a name of the combination over here, combination A and combination B. And since budget line is a linear curve, it is a straight line, अगर आप लोग किसी भी पॉइंट पे किसी भी लोकस पे स्लोप निकालोगे तो वो हर एक लोकस का स्लोप जो आएगा वो सेम आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। दैट इज व्हाई बजट लाइन इज अ लीनियर कर्व, इट्स अ लीनियर लाइन। तो इवन दो हम लोग हर एक पॉइंट का तो स्लोप नहीं निकाल सकते बट हम लोग एब्सोल्यूट स्लोप तो निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट स्लोप मतलब मैं यहां से यहां तक का जो एकदम एंड पॉइंट है बजट का, ओ से ए का एंड ओ से बी तक का, उन दोनों का तो स्लोप निकाल सकता हूं, राइट। अगर पॉइंट ए को ऑब्जर्व किया जाए तो पॉइंट ए पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गुड वाई है, गुड वाई का तो कुछ कमोडिटीज कंज्यूम किया जा रहा है, बट हाँ यहाँ पे जो x है वो तो ओरिजिन पे है, x इज 0। सो कैन आई से दैट ओवर योर y का कुछ क्वांटिटी कंज्यूम हो रहा है पॉइंट ए पे, विच वी डोंट नो, विच वी नीड टू फाइंड इट आउट, बट हाँ x इज इक्वल टू 0 ओवर योर। यहाँ पे x कुछ भी नहीं कंज्यूम हो रहा है पॉइंट ए पे। तो क्या मैं बोलूं दैट एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए वेयर क्वांटिटी ऑफ x इज 0, क्योंकि यहां पे x का कुछ भी यूनिट कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो इक्वेशन के हिसाब से वी कैन राइट दैट जितना भी मनी इनकम स्पेंड हो रहा है इट इज बीइंग स्पेंट ऑन y इटसेल्फ। सो m इज इक्वल टू पी वाई इंटू क्यू वाई, क्योंकि y में ही सारा इनकम खर्चा हो जा रहा है पॉइंट ए पे, जहां पे x कुछ भी नहीं कंज्यूम हो रहा है, राइट। सो नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y कंज्यूमर इज बाइंग, तो यू कैन सॉल्व दिस बाय सेइंग दैट क्वांटिटी ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा m बाय प्राइस ऑफ y। ठीक है, सो कंज्यूमर कितना यूनिट ऑफ y खरीद रहा है यहाँ पे पॉइंट ए पे, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y कंज्यूमर इज बाइंग, कंज्यूमर इज बाइंग द क्वांटिटी ऑफ y विच कंज्यूमर इज बाइंग दैट इज m बाय प्राइस ऑफ y एज पर द इक्वेशन। इसके बाद अगर पॉइंट बी को ऑब्जर्व करें, पॉइंट बी पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x का तो कुछ यूनिट कंज्यूम हो रहा है जो हमें निकालना है, वी नीड टू फिगर आउट, बट यहाँ पे सिंस ये ओरिजिन पे है देयरफॉर यहाँ पे जो y है वो 0 है, y कुछ भी नहीं कंज्यूम हो रहा है। सो क्या मैं पॉइंट बी पे बोल सकता हूं, कैन आई से दैट एट पॉइंट बी वेयर क्वांटिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0, कंज्यूमर जो अपना एंटायर मनी इनकम है वो पूरा x पे खर्चा कर रहा है, सो इट इज पी एक्स इंटू क्यू एक्स एट पॉइंट बी फॉर पॉइंट बी। सो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ x कंज्यूमर इज बाइंग, सो क्वांटिटी ऑफ x इज इक्वल टू m बाय पी एक्स, राइट, कंज्यूमर m बाय पी एक्स क्वांटिटी खरीद रहा है, सो x का कितना यूनिट ले रहा है पॉइंट बी पे, द क्वांटिटी ऑफ x इज m बाय पी एक्स। नाउ हमें दोनों के क्वांटिटी मिल गए इन द फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, तो अब हम लोग क्या स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं ना। वी ऑल नो दैट स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो यहां पे
y का चेंज क्या है? यहाँ पे y का चेंज है ओरिजिन से लेके पूरा x तक, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट स्लोप निकाल रहे हैं, राइट? सो दिस इज योर चेंज इन y एंड व्हाट इज द चेंज इन x? ओरिजिन से लेके पॉइंट b तक, दिस इज आवर चेंज इन x. तो कैन आई राइट दैट इंस्टेड ऑफ चेंज इन y मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन y इज o to a एंड चेंज इन x इज o to b, जहां पे OA का वैल्यू निकल के आया जब कंज्यूमर A पॉइंट पे है, तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ Y खरीद रहा है वो है M बाय प्राइस ऑफ Y, राइट? एंड OB पे जो X का क्वांटिटी खरीद रहा है वो खरीद रहा है M बाय प्राइस ऑफ X. इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? इट इज M बाय प्राइस ऑफ Y इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, प्राइस ऑफ X बाय M. M is cancelled. And what are we left with? We are left with px by py. So therefore, जो अपना स्लोप होगा बजट लाइन का, स्लोप ऑफ बजट लाइन will be your negative price ratio of two commodity. ठीक है, it is px negative px by py. तो ऐसे आपका स्लोप डिराइव होता है. नाउ डेरिवेशन जो है बजट लाइन का स्लोप का, इवन दो ये सिलेबस में नहीं है, बट if you are studying something, you should be knowing about the in-depth and intricacies of a topic, and that's what make you a good scholar student. तो आपको पता होना चाहिए कि ये px by py कहां से निकल के आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको कराया. क्या ये सिलेबस में है? क्या ये एग्जाम में आने का चांसेस है? नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन, बट हाँ आपको पता जरूर होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है. ठीक है, क्लियर? सो चलिए, हमने बजट लाइन कर लिया, हमने इंडिफरेंस कर्व कर लिया, अब फाइनली हम लोग दोनों को जोड़ते हैं. ठीक है, सो आवर लास्ट टॉपिक इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड budget line. In other words, broadly speaking, we are talking about the ordinal utility approach. ठीक है, हमने कार्डिनल कर लिया था, अब ऑर्डिनल का बारी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. नाउ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? आप इंट्रोडक्शन में बोलोगे कि कोई भी रैशनल कंज्यूमर किस चीज पे एम करता है? एम्स टू मैक्सिमाइज, any rational consumer aims to maximize its utility, right? कोई भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, बट यहां पे सिंस हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी का बात करें, ओवर हियर इंडिफरेंस कर्व इज अप्रोच थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज एक्सप्लेन्ड थ्रू इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ द सैटिस्फैक्शन कर्व एंड बजट लाइन. ठीक है, इट इज एक्सप्लेन थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, जहां पे आपको दोनों का मीनिंग बताना होगा, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन का. वेयर इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच इज गोइंग टू टेल अस द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड्स इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जो हमने ऑलरेडी किया था. एंड बजट लाइन इज अ नेगेटिवली स्लोपिंग लाइन व्हिच इज गोइंग टू टेल अस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that can be purchased within given money income and given prices, जो अभी हमने डिस्कस किया. ठीक है, and by combining these two indifference curve and budget line, we are going to derive our consumers equilibrium. चलिए, तो आइए बनाते हैं डायग्राम एंड डिराइव करते हैं कि कंज्यूमर को कहां इक्विलिब्रियम मिलेगा. y axis origin, x axis गुड x एंड गुड y. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग लेंगे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जिसको हम लोग प्लॉट करेंगे. सो दिस इज IC1, दिस इज IC2 एंड दिस इज IC3. नाउ कुछ एक नया टर्म जो आपको मुझे बताना है, समथिंग रिगार्डेड एज इंडिफरेंस मैप. सो व्हाट इज एन इंडिफरेंस मैप? जब आप बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक ही डायग्राम पे प्लॉट करते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को, चाहे आप उसको ग्रुप बोलो, चाहे आप उसको सेट बोलो, चाहे आप उसको क्लस्टर बोलो, ठीक है, चाहे आप उसको कलेक्शन बोलो, जो भी बोलो.
So a group of or a set of or a cluster of or a collection of various indifference curve which is plotted on the same diagram is referred to as an indifference map. ठीक है, उसको इंडिफरेंस मैप बुलाया जाएगा. तो यहाँ पे IC1, IC2 एंड IC3 जो आप देख रहे हो ये इंडिफरेंस मैप है. इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व व्हिच इज प्लॉटेड ऑन द सेम डायग्राम. नाउ इस इंडिफरेंस मैप के साथ हम लोग करेंगे ज्वाइन. किसको ज्वाइन करेंगे हम लोग? बजट लाइन को ज्वाइन करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक आवर बजट लाइन लाइक दिस, which is a negatively sloping straight line. ठीक है, so this is the budget line and by default जो आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट जो आ रहा है, ठीक है, this point which is coming, इसी को तो आप बोल सकते हो ना that this is your point of equilibrium. This is your point of equilibrium. Why is this the point of equilibrium? क्योंकि इस पॉइंट पे, इस कॉम्बिनेशन पे जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है एंड जो बजट लाइन है वो एक दूसरे के साथ. नाउ आई हैव सीन मेनी अ टाइम स्टूडेंट मेकिंग अ मिस्टेक कि वो लोग लिख के आ जाते हैं यहाँ पे दैट इंडिफरेंस कर्व इज इंटरसेक्टिंग बजट लाइन. प्लीज एंश्योर दैट इफ यू आर सेइंग इंटरसेक्शन देन इट इज रॉन्ग मैथमेटिकली. व्हाई? बिकॉज इंटरसेक्शन दो लीनियर कर्व्स के बीच में हो सकता है. ठीक है, व्हेन टू लीनियर कर्व्स they come together at a common point, that point is called the intersection. So ये point को आप intersection बोल सकते हो. ठीक है, this is an intersection point. But जब एक linear curve non linear curve के साथ touch करता है या equality बताता है तो उसको फिर intersection नहीं, उसको फिर tangency बोलते हैं. Tangent है. ठीक है, so please do not say that indifference curve is intersecting the budget line, rather use the word tangency over here. ठीक है, so इसीलिए आप बोलोगे कि point E is the equilibrium क्योंकि यहाँ पे जो अपना indifference curve है IC2 है, indifference curve 2 है एंड जो अपना budget line है वो दोनों क्या है? tangent है. ठीक है, यानी कि point E पे at point E कॉमा जो अपना स्लोप है, किसका स्लोप? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है एंड जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो दोनों बराबर है, वो दोनों सेम है. मैथमेटिकली स्पीकिंग हमने ऑलरेडी अपने प्रॉपर्टीज वाले में किया था कि इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या बुलाया जाता है? इट इज रिगार्डेड एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स. राइट, MRS ऑफ XY बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स यानी कि नॉन लीनियर कर्व है. नॉन लीनियर कर्व क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, कि स्लोप जैसे चेंज हो रहा है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता था. राइट, जिसकी वजह से हमारा MRS का कॉन्सेप्ट निकल के आया था. तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है तो इट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एंड बजट लाइन का स्लोप क्या है? बजट लाइन का स्लोप हमने अभी बनाया था विच इज योर प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स PX by PY. तो ये दोनों मैथमेटिकली स्पीकिंग ये इक्वल है एंड दैट इज व्हाई दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो दिस इज माय कंडीशन नंबर 1, द फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, कि पॉइंट E पे इक्विलिब्रियम इसीलिए है क्योंकि the slope of indifference curve is equal to the slope of budget line where MRS of XY is equal to price ratio of two goods PX by PY. Now this alone is not an enough condition. अगर आप indifference curve को देखो, that is condition number 2, तो आप देखोगे कि indifference curve जो है हमने कौन से शेप में बनाया है? कॉन्वेक्स शेप में बनाया है, जो कि क्या इंप्लाई करता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज तो हो रहा है लेकिन वो किस रेट में चेंज हो रहा है? वो डिक्रीजिंग रेट में चेंज हो रहा है. राइट, आपको याद है हमने सेकेंड प्रॉपर्टी किया था एंड वो क्या था? दैट IC इज कॉन्वेक्स. इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स. सो IC इज कॉन्वेक्स, सो कंडीशन वुड बी IC शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इन अदर वर्ड्स जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो कौन से रेट में ऑपरेट करना चाहिए? दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन diminishing marginal rate of substitution. बैठ यार, छोड़ो.
ऑपरेट्स, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑपरेट्स, MRS ऑपरेट्स, एंड दैट इज व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स. सो ये बनेगा आपका कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन, ठीक है. दिस इज योर कंडीशन नंबर 2. सो दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम के, एक तो कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन सेम होना चाहिए, एंड दूसरा इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी ऑपरेटिंग, राइट. नाउ इसके अलावा आपको और भी पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे, दैट इज कि मान लीजिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लेट्स नेम इट एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, कि पॉइंट ए और पॉइंट बी इक्विलिब्रियम पे क्यों नहीं है, इवन दो दे आर फुलफिलिंग द एंटायर बजट, क्योंकि दोनों ही पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो IC1 के ऊपर लाई कर रहे हैं, राइट. बोथ द पॉइंट दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दे लाई ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, एंड हमने एक थर्ड प्रॉपर्टी किया था इंडिफरेंस कर्व का, दैट हायर इंडिफरेंस कर्व इज टू प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, राइट. सो इवन दो पॉइंट ई का जो अपना टैंजेंसी मिला है, अगर मैं कोई भी इस पॉइंट पे आऊं या इस पॉइंट पे आऊं, तो आप देख रहे हो कि वो आउट ऑफ बजट चला जा रहा है, यानी हम लोग IC2 के सारे कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है जिसको अफोर्ड कर पा रहे, दैट इज पॉइंट ई. तो जाहिर सा बात है कि कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा उसको प्रेफर किया जाएगा टू द लोअर वन, एंड दैट इज व्हाई पॉइंट ए एंड पॉइंट बी डिस्पाइट दे लाई and they fulfill the entire budget, कि ये दोनों बजट से इक्वल है, यहां पे भी हमारा पूरा इनकम स्पेंड हो रहा है, but still since it lies on a lower indifference curve, therefore it will not be preferred. Point E will be preferred to point A and B which lies on a higher indifference curve, ठीक है. Talking about point C या point D, आप ले लीजिए, ये दोनों पॉइंट क्यों इक्विलिब्रियम नहीं बन सकते, पॉइंट C या पॉइंट D, because they are over budget, बजट के बाहर चले जा रहे हैं, इसीलिए नहीं हो सकता है. एंड अगर मैं मान लीजिए बोलूं कि आपको एनी पॉइंट विच इज ओवर हियर, से पॉइंट P, तो ये पॉइंट P इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉइंट P इंप्लाइज दैट द कॉम्बिनेशन इज अंडर बजट, एंड अंडर बजट वुड इंप्लाई दैट कंज्यूमर इज नॉट फुलफिलिंग इट्स एंटायर मनी इनकम. यहां पे जो है कंज्यूमर इतना पैसा बचा ले रहा है, राइट. पॉइंट P पे लोअर इंडिफरेंस कर्व पे खर्चा करके, इट इंप्लाइज दैट कंज्यूमर अपना थोड़ा सा पैसा बचा ले रहा है. एंड बाय रैशनैलिटी, अ रैशनल कंज्यूमर इज नेवर माइजर, कंजूसी नहीं करता है रैशनल कंज्यूमर. एक रैशनल कंज्यूमर ने अगर डिसाइड किया कि मुझे 50 रुपए खर्चा करना है, तो ऐसा नहीं वो 20 रुपए खर्चा करके आ जाएगा. रैशनल कंज्यूमर इज गोइंग टू स्पेंड द एंटायर 50 रुपीज, एंड दैट इज व्हाई कोई भी पॉइंट जो कि अंडर बजट है उसको नहीं लिया जाएगा बाय द कंज्यूमर, क्योंकि वहां पे फिर रैशनैलिटी का assumption वायोलेट हो जाता है, दैट कंज्यूमर इज सेविंग a part of its income which he or she had decided to spend on the consumption of a particular commodity. So point P इसीलिए नहीं होगा. तो वापस से डिस्कस कर लेते हैं, point P क्यों इक्विलिब्रियम पे होगा, क्यों इक्विलिब्रियम है, बिकॉज यहाँ पे जो अपना स्लोप ऑफ IC, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है फॉर X and Y, that is equal to the price ratio PX by PY. So slope of indifference curve is equal to slope of budget line, that is condition number 1. And second condition is that indifference curve is convex as well over there, ठीक है. IC is convex, in other words diminishing marginal rate of substitution operate कर रहा है. Point A और point B क्यों equilibrium नहीं होगा, even though they fulfill the entire budget requirement, still it will not be equilibrium because they lie on a lower indifference curve which will provide lesser satisfaction than any other combination or point which is on the higher indifference curve, ठीक है. पॉइंट C और पॉइंट D क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज ओवर बजट, इट इज आउट ऑफ द बजट रीच, कंज्यूमर के पास उतना पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए. एंड पॉइंट P क्यों इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर इज अंडर बजट, इट इंप्लाइज दैट कंज्यूमर इज अंडर यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, its budget on the purchase of various goods and services which violates rationality. So a rational consumer is always to allocate the entire money income. ठीक है, I hope that is clear and आपको ordinal utility समझ में आ गया हो. And with this we wrap up this chapter. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा. आई एम गोइंग टू टेक up your doubt and maybe a dedicated video on all your doubt solving regarding the chapter. ठीक है. एंड अगर इफ यू आर वंडरिंग कि मैं कहां से पढ़ाई करूं,
तो मैं वापस से बोलना चाहूंगा दैट आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, आर्यन ट्यूटोरियल्स, ठीक है। यू कैन डाउनलोड माई ऐप आर्यन ट्यूटोरियल्स। इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर देन यू कैन गेट इट ऑन योर प्ले स्टोर, एंड इफ यू आर एन iOS यूजर, अगर आप एप्पल का मोबाइल फोन चलाते हो, देन यू नीड टू डाउनलोड क्लास प्लस ऐप। आप क्लास प्लस को डाउनलोड करिए, एंड मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है PLYMMV। इसको आप पंच इन करिए PLYMMV को, एंड यूल बी डायरेक्टेड टू माई ऐप, जहां से आप जो अपना ISC माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये वाला कोर्स जो है, इसको आप परचेज करिए, ठीक है। यू परचेज दिस, इट इज एट अ मिनिमल प्राइस ऑफ ₹249, जिसमें बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, एंड यू डोंट हैव टू गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक वंस यू हैव योर हैंड्स ऑन टू दिस नोट्स। इसका इस्तेमाल करिए, इसको यूज करिए, एंड आप पढ़िए, एंड उसके बाद मेरे को अपना रिव्यू दीजिएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो विद दिस आई टेक योर लीव। अगर आपको इसका सैंपल भी देखना है तो आप ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके, लाइक यू पंच इन ओवर हियर, 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्री मटेरियल का एक सेक्शन है। आप फ्री मटेरियल पे जाके यहाँ पे अलग अलग क्लासेस के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए, कॉमर्स के लिए भी मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखे, आप उसको एक्सेस कर सकते हो क्लास 12 का। अगर आपको इसका सैंपल देखना है तो देखिए यहाँ दिया हुआ है लास्ट में एकदम एंड में, ISC माइक्रो इकोनॉमिक्स सैंपल मैट। तो वहां पे मैंने कुछ डाला है, कुछ पेजेस एज अ सैंपल डाले हैं, जिसको आप देखो, रीड करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देन आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे टॉपर्स है। आपका स्कोप ऑफ सिलेबस भी मैंने दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, एंड ये आपका सैंपल नोट्स है। आप इसको रीड करिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो भी लिखा है, देन आप उसको परचेज करिए। सो विद दिस आई टेक योर लीव। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, एंड इफ यू आर देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel, and keep studying, keep watching, keep sharing these videos with your friends, because it is going to benefit multitude of students, mass number of students तक पहुंचाने का कोशिश करिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके साथ, जहां पे I'll take up the elasticity of demand, which is chapter 4. I hope you are liking my video. Take care, keep smiling, keep studying. Bye bye.